आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपके सामने कोई करंट इशू लेकर नहीं आया हूं, कोई करंट की चर्चा मैं करने नहीं आया हूं। आज जो मेरा उद्देश्य है वो ये है कि जनरल जीके में टॉपिक कैसे तैयार किया जाता है, पहली बात। दूसरा ये कि आपको ये बताना कि हम चाहे ऑफलाइन स्टडी मटेरियल देते हैं चाहे ऑनलाइन स्टडी मटेरियल देते हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है, किस तरीके से दिया जाता है। तो हम एक तो उसको एक्सप्लेन तरीके से देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं उसको। कितना एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हमें यह भी तो दायरा ध्यान में रखना होगा ना कि आपके एग्जाम से कितना कनेक्ट होता है वो, तभी तो हम इसके साथ न्याय कर पाएंगे। नहीं तो एक्सप्लेन करने को तो कितना ही कर लीजिए, सीमा थोड़ी होती है उसकी। तो आपके एग्जाम को कंडक्ट कराने के उद्देश्य से जो हम स्टडी मटेरियल तैयार करते हैं, उसको हम किस वे से एक्सप्लेन करते हैं, उसको बताना मेरा उद्देश्य है। दूसरा मेरा उद्देश्य उन स्टूडेंट को एड्रेस करना है जो वर्तमान में सोशल मीडिया के चक्कर में स्टडी मटेरियल की गुणवत्ता को खो रहे हैं। गुणवत्ता खोने का मतलब यह है कि 500 रुपये में, 1000 रुपये में, 250 रुपये में पूरे कोर्स को वो परचेज कर रहे हैं, जिन्हें वो पीडीएफ के माध्यम से भी पढ़ रहे हैं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के आधार पर सही नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। इसका परिणाम आपको आने वाले एग्जाम में देखने को भी मिलेगा, क्योंकि मटेरियल होना बड़ी बात नहीं है। मटेरियल को आप याद कैसे करोगे, आपके मन मस्तिष्क पर वो कितने समय तक या ज़्यादा समय तक कैसे रहेगा, मुद्दा ये होता है। तो हमारे चैनल पर या हमारे स्टडी मटेरियल में आपको कोई पीडीएफ जैसी वस्तु ज़्यादा उपलब्ध नहीं करवाई जाती है। आपको एक क्लास उपलब्ध करवाई जाएगी, एक्सप्लेन तरीके से उपलब्ध करवाई जाती है, और आपको वो खुद को राइट डाउन करनी पड़ती है। आपके राइट डाउन करने से क्या प्रभाव पड़ता है? आपके राइट डाउन करने से प्रभाव यह पड़ता है कि वो आपके दिल और दिमाग पर, आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक जमी रहती है, जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करने में सहायक सिद्ध होती है। तो उसी बातों को आधार बनाकर मैंने ये लेक्चर तैयार किया है। मैं चाहूँगा कि आप इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें। इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं उन्हें आप अपलोड कर लें। आज इस पार्ट में मैं कृषि क्षेत्र में होने वाली विभिन्न प्रकार की क्रांतियों पर चर्चा करने जा रहा हूं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है हरित क्रांति। सबसे महत्वपूर्ण हरित क्रांति। हालांकि अन्य क्रांतियों पर भी क्वेश्चंस बने हुए हैं, लेकिन मेरा ज़्यादा जोर जो है हरित क्रांति पर रहेगा, और पेपर उठा के देखोगे तो हरित क्रांति पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हेडिंग डाल दीजिए, कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्रांति। महत्वपूर्ण क्रांति 3 कॉलम बनाएंगे हम, और उस आधार पर हम बात करेंगे। एक तो क्रांति, और फिर हम बात करेंगे किस क्षेत्र से ये संबंधित है। आप ये कह सकते हो संबंधित पालन या संबंधित उत्पादन। कृषि के कौन से क्षेत्र में उत्पादन को बढ़ावा देने से ये संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए हरित क्रांति। ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं, और इसका जो संबंध है उत्पादन से, वो गेहूं उत्पादन से है। हालांकि इसको चावल के क्षेत्र में भी चलाया गया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसकी उत्पादकता दर्ज की गई वो गेहूं में दर्ज की गई। आप ये भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में खाद्यान्न उत्पादन। लेकिन यदि हम कहें कि सबसे ज़्यादा किस पर प्रभाव रहा, तो गेहूं पर प्रभाव रहा। बाकायदा ये क्वेश्चन आ भी चुका है। अब मैं हरित क्रांति की डिटेल में बात कर रहा हूं, बहुत ही गंभीरता से इसको समझना। आइए देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से इसको जानते हैं। यदि हम वर्ल्ड सिनेरियो को देखें, विश्व के संदर्भ में देखें, तो हरित क्रांति का जो प्रारंभ है ये 1950 में हुआ था।
नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। विश्व में प्रारंभ, विश्व में जो इसका प्रारंभ हुआ था 1950 में, और ये प्रारंभ किया था नॉर्मन ई बोरलॉग के द्वारा। ई बोरलॉग के द्वारा किया गया था। थोड़ी सी बात मैं नॉर्मन ई बोरलॉग की करना चाहूँगा कि इनका क्षेत्र जो है, कर्म क्षेत्र, जन्म क्षेत्र कौन सा रहा। देखिए, एक तो आपको बता दूं, इन्हें विश्व में हरित क्रांति को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इसी कारण से इन्हें यह भी कहा जाता है विश्व में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, सॉरी इन द वर्ल्ड, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड। इनका जो जन्म हुआ था 25 मार्च 1914 और स्थान था आयोवा प्रांत है अमेरिका का, वहां पर इनका जन्म हुआ था। यहां पर मैं आपको एक बात बता दूं, जन्म अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका जो कर्म स्थल था वो मैक्सिको था, और बकायदा इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे, जो उत्पादकता में बढ़ावा दिया था, वो भी मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं ही था। तो एक लाइन लिखिए, इनके द्वारा प्रयोग पौधा मैक्सिकन प्रजाति का गेहूं। ध्यान रखना, मैक्सिको में ही अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र है, वो इस हरित क्रांति से ही संबंधित था। तो एक लाइन लिख दीजिए, संबंधित संस्था अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र, ये पड़ता है सिमिट में, स्थान है मैक्सिको में। वहां पर अलग से भी कई बार पूछ लिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो हमारे सामने एक बात आ गई कि विश्व में हरित क्रांति का जो प्रारंभ है 1950 में हुआ था, नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसका प्रारंभ किया था। और ये जो नॉर्मन ई बोरलॉग है, अमेरिका में इनका जन्म हुआ था, जबकि इनकी जो कर्मस्थली है, जहां पर इन्होंने विश्व में हरित क्रांति दी थी, उस पर प्रयोग किए थे, वो मैक्सिको था। और बकायदा एक संस्थान भी चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय गेहूं व मक्का अनुसंधान केंद्र, सिम्बिट में, मैक्सिको में। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। और मैक्सिकन प्रजाति का जो गेहूं है, वहां पर इन्होंने उत्पादकता से संबंधित अपने रिसर्च किए थे। अब देखिए, इनको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, इसी कारण से इन्हें 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर? एक बात और बता दूं, भारत सरकार ने इन्हें वर्ष 2006 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। ये दो बातें आपने ध्यान में रखनी है। एक और बात बता दूं, 3 प्राइज है। एक तो अमेरिकी राष्ट्रपति का प्राइज होता है, और एक जो अमेरिका की जो संसद होती है, कांग्रेस जन गोल्ड मेडल, इन्हें मिला हुआ है। तो ये विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें ये तीनों सम्मान मिले हुए हैं। एक लाइन लिखिए,
ये विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार, कांग्रेस जन गोल्ड मेडल, व अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार मिला हुआ है। मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार मिला हुआ है। क्लियर? तो ये मैंने नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में कुछ बातें कही। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था। हरित क्रांति शब्द देने वाला व्यक्ति ये थे विलियम गॉड। विलियम गॉड ने हरित क्रांति शब्द दिया था। तो ये वर्ड सिनेरियो में मैंने आपको बताया कि शब्द किसने दिया, जनक कौन है विश्व में, और नॉर्मन ई बोरलॉग के बारे में जो क्वेश्चन बन सकते थे उस पर हमने चर्चा की। अब मैं इसको भारत से जोड़ता हूं कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, या ऐसे कीजिए भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ लिखे। पहले प्रारंभ कब हुआ, यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये हुआ था 3 चरणों में। 3 चरणों में प्रारंभ हुआ था। पहला जो चरण चला था ये 1966-67 से 1981 तक ये चला था। पहला चरण यहां चला था। यहां मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एक क्वेश्चन आया हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था। ध्यान से समझना, क्वेश्चन लिखिए, एसएससी में आया हुआ है, भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब हुआ। '66, 67, 81, 1995। अब आपके सामने क्वेश्चन है, तो ऑप्शन काटने की जो मैंने आपको टेक्निक बताई है उस आधार पर ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, बच गए ये दोनों। बस यही कंफ्यूजिंग मैं आपकी दूर करना चाहूंगा। ये क्वेश्चन आ चुका है, अब बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर दोनों ऑप्शन दे दिया। आपकी किताबों में लिखा होता है 1966-67 में प्रारंभ हुआ। तो इस स्थिति में ध्यान रखना, पहले वाले को प्राथमिकता दी जाती है, तो ये सही होगा। कई बार क्या होता है, जैसे 66 नहीं दिया, 67 दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो गए कि यार वो तो 66 था,
67 दे रखा है। तो ये ध्यान रखना, ऑप्शन के आधार पर डिपेंड करेगा कि आप किसको टिक कर रहे हो। यदि 66 नहीं दिया है तो 67 सही हो जाएगा, यदि 67 नहीं दिया है तो 66 सही चल ही रहा है, दोनों दे दे तो 66 सही होगा। क्लियर? ये आपके 2-3 बार मैं एग्जाम में देख चुका हूं। और एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ किस योजना के दौरान हुआ था। तो अब जहां पर 66 जो योजना चल रही थी, अब आप देख लेना, मैंने आपको योजना करवा चुकी है, यहां पर नीचे लिख ही देना कि इस योजना के दौरान प्रारंभ हुआ था। क्लियर? आइए अब देखिए इसका दूसरा चरण, ये कब चला। 1981 से 1995। एक बात और बताना चाहूंगा, ये कहां चला था, स्थान कौन से थे। ये चला था पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, उत्तरी राजस्थान, यहां पर इसको प्रारंभ किया गया था। और जो दूसरा चरण जब चला था, ये चला था 81 से 1995 में। तो अन्य क्षेत्रों में, बाकायदा क्षेत्रों के कोई नाम नहीं है, अन्य क्षेत्रों में चलाने का प्रयास किया गया। हालांकि इतनी उपलब्धि नहीं मिली। तीसरा चरण जो चला ये 1995 में। यहां पर क्या हुआ, इसे संपूर्ण भारत में विस्तृत कर दिया गया। एक लाइन लिख दीजिए, इसे संपूर्ण भारत में विस्तृत कर दिया गया। तो ये 3 चरण आपने ध्यान रखने हैं। क्लियर हुई बात सारी। लेकिन जैसे दक्षिण में हम बात करें, दक्षिणी भारत की बात करें, तो वहां हरित क्रांति का प्रभाव देखने को नहीं मिला। अब देखिए हरित क्रांति का प्रारंभ ये हुआ, और भारत में हरित क्रांति का जनक, फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, ये थे प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। मैं कई बार इसके बारे में बता चुका हूं आपको। प्रोफेसर जो MS स्वामीनाथन है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इकोलॉजिकल इकोनॉमी। कई बार आपको बता चुका हूं। वर्ल्ड फूड प्राइज, पहला वर्ल्ड फूड प्राइज इन्हें मिला था, विश्व खाद्य पुरस्कार। एक लाइन लिख दीजिए, इन्हें पहला विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 मिला हुआ है। और आपको बता दूं, वर्ष 2020 में डॉक्टर रतन लाल को यह प्राइज मिला है। करंट जीके में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। अब देखिए और कौन कौन थे इससे रिलेटेड संबंधित, या आप कह सकते हो सहयोगी। इस समय इनके साथ जो सहयोगी थे, एक तो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि ये देश की प्रधानमंत्री थी, इन्हीं के निर्देशों के आधार पर यह चला था। इस समय ये भारत की प्रधानमंत्री थी। क्लियर? आप देख लीजिए 66, 67। दूसरा सी सुब्रमण्यम, ये उस समय केंद्रीय कृषि मंत्री थे। तो ऑब्वियसली बात है, कृषि के क्षेत्र में जब बात हो रही है तो इनका सहयोग रहेगा, तो ये सहयोगी रहे। तीसरे जो व्यक्ति थे मोहिंदर सिंह रंधावा, ये थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, भारतीय कृषि का इतिहास। ये एग्जाम में आई भी हुई है। एक लाइन लिख दीजिए, इन्होंने भारतीय कृषि का इतिहास
नामक पुस्तक लिखी। क्लियर? अब देखिए इस पर क्वेश्चन बना हुआ है, कैसे बना हुआ है उसकी मैं बात करूंगा। एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। देखिए इस पर कैसे क्वेश्चन बना हुआ है, क्वेश्चंस पे ध्यान देना। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है एमपीपीसीएस 2006 में आया हुआ है। एमपीपीसीएस 2006 में कैसे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। भारत में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी उस समय इससे कौन संबंधित नहीं था। अब देखिए यहां जनक नहीं पूछ रहा है आपसे, ये कह रहा है कि भारत में जब हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी तो उस समय उससे इससे कौन संबंधित नहीं था। ऑप्शन में क्या दे रहा है, एम एस स्वामीनाथन, इंदिरा गांधी, सी सुब्रमण्यम, रफी अहमद। बताइए, आंसर आप दे दोगे, कोई समस्या नहीं है, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अब आप देखिए, आपके सामने सारा सिस्टम है। इंदिरा गांधी, चलो आप फिर भी थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो बता दोगे भी 66 में प्रारंभ हुई थी, उसमें इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अब प्रधानमंत्री थी तो ऑब्वियसली बात है उनका प्रभाव तो रहेगा। सी सुब्रमण्यम कृषि मंत्री थे, इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। रफ़ी अहमद, ये दोनों कंफ्यूज कर सकते हैं, तो आप जानते हो ये इसका आंसर होगा। अब देखिए, हरित क्रांति के जनक ये रहे। हरित क्रांति का प्रारंभ हुआ कहां था, कहां से किया था हमने। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभिक स्थान ये था गोविंद वल्लभ पंत कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये था। अब इसके बारे में आपको बता चुका हूं, कहां है ये, पंतनगर उत्तराखंड। ये वर्तमान में उत्तराखंड है, लेकिन पहले ये कहां पड़ेगा, यूपी में, और अपन ने लिखा कि यूपी में भी ये प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, ये जो पंतनगर उत्तराखंड है इसे कहा जाता है हरित क्रांति की जनन स्थली। हरित क्रांति की जनन स्थली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है कि हरित क्रांति की जनन स्थली किसे माना जाता है, पंतनगर को माना जाता है। क्लियर? पंतनगर को क्यों माना जाता है, क्योंकि वहां पर यूनिवर्सिटी है, एग्रीकल्चर एंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, गोविंद वल्लभ जी पंत के नाम पर, वहां पर इसका प्रारंभ माना जाता है। अब देखिए,
हरित क्रांति का भारत में अर्थ क्या है? आइए, भारत में हरित क्रांति का अर्थ। पहला लिखिए, भारत में उच्च उत्पादन, हाई प्रोडक्शन करने वाले बीजों, सिंचाई व उर्वरक को बढ़ावा देना। उर्वरक को बढ़ावा देना। और दूसरा है तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, टेक्निक को बढ़ावा देना। मैं बात करूंगा, लेकिन चलो लिख दीजिए, तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना। तकनीकी प्रयोग क्या है? तकनीकी प्रयोग है ग्रामीण विद्युतीकरण, गांव में विद्युत की व्यवस्था करना। ओबियसली बात है, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाएंगे तो हमें बिजली भी उपलब्ध करवानी पड़ेगी, और टेक्निकल दृष्टि से कृषि को डेवलप करना पड़ेगा। ग्रामीण विद्युतीकरण, अब वहां जो भी उत्पादन हो रहा है उसको मंडियों में तो लाना है ना, तो सड़कें, ग्रामीण सड़कें, और आप कह सकते हो विपणन। विपणन मतलब मार्केटिंग। इस प्रकार की तकनीकी को बढ़ावा दिया जाए। क्लियर? और उच्च उत्पादन क्षमता करने वाले बीजों को बढ़ावा दिया जाए, सिंचाई के साधन उपलब्ध करवाए जाए, उर्वरकों को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए क्या प्रोग्राम चलाए गए? आइए, इसके लिए निम्न प्रोग्राम चलाए गए या निम्न कार्यक्रम चलाए गए। कौन सा? HYP, हाई यील्डिंग प्रोग्राम। आपके क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो HYP का संबंध किससे है? HYP का संबंध किससे है? ऑप्शन में था हरित क्रांति। पूरा फुल फॉर्म भी नहीं दिया आपको। HYP का संबंध किससे है? तो हरित क्रांति से संबंधित है। थोड़ी सी बात करना चाहूंगा इसकी मैं, HYP की एक लाइन लिख दीजिए। ये उन्नत बीजों के प्रयोग से संबंधित है। तो ज्यादा जो प्रभाव रहा था हरित क्रांति में, तो जो हाई टेक्नोलॉजी के जो बीज थे, सीड्स थे, उनके प्रयोग से संबंधित था ये ज्यादा। और इस प्रोग्राम में जो सहयोग दिया था वो दिया था रॉकफेलर फाउंडेशन ने। भारत का सहयोग किया था इसमें रॉकफेलर फाउंडेशन ने। ये ध्यान रखना, आया हुआ है, ये अमेरिका का है, रॉकफेलर फाउंडेशन। क्लियर? आइए, अब एक प्रोग्राम और चलाया गया था, मतलब विभिन्न प्रकार की अलग अलग टाइप की फसलों को बोने से संबंधित था। नाम है MCP, मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम। मल्टीपल क्रॉप प्रोग्राम, तरह तरह की फसलें बोना। आप जानते हो भारत इसमें सबसे अग्रणी है। तो ये कुछ बातें हुई हरित क्रांति के संबंध में, कैसे क्वेश्चन बन सकते थे। जैसे मैंने कहा HYP का संबंध किससे है? हरित क्रांति से। इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है MCP का संबंध किससे है? क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए।
अब देखिए, हरित क्रांति जो है गेहूं के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंधित थी। मैं कुछ आंकड़े बताना चाहूंगा आपको, ज्यादा उसके चक्कर में मत पड़ना, बस मैं हल्के से 2 आंकड़े बताऊंगा और उन्हीं आंकड़ों को आपने ध्यान में रखना है। कैसे? गेहूं के उत्पादन में बढ़ोतरी हरित क्रांति से पहले, मैं भारत की बात कर रहा हूं, हरित क्रांति से पहले ये थी 12.3 मिलियन टन। पूरे भारत में इतना गेहूं होता था, 12.3 मिलियन टन। ये बढ़ता गया। मैं आपको बता रहा हूं 2015 में गेहूं उत्पादन, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, 3034 केजी प्रति हेक्टेयर। ये ध्यान रखना, आप ऐसे मत समझना कि 1 हेक्टेयर में अपने खेत का हिसाब लगा रहे हो, ये पूरे भारत का है, ठीक है ना। आपके खेत में यदि 30 केजी हुआ है तो हो सकता है कि किसी के खेत में कितना ज्यादा हुआ हो, तो उससे रिलेटेड है। 3034 केजी प्रति हेक्टेयर। टोटल भाई कितने हेक्टेयर पर खेती हुई, कुल प्रोडक्शन कितना हुआ, फिर उसमें भाग देते हैं, तब ये 3034 केजी प्रति हेक्टेयर पड़ता है ऑल ओवर इंडिया में। आपके खेत का नहीं है, ध्यान रखना, ये यहां कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हमारे पास आंकड़ा है, इस पर आपने ध्यान देना है। अब देखिए, एक दूसरी हरित क्रांति की भी बात हटी थी, एमएस स्वामीनाथन ने ही उठाई थी। दूसरी हरित क्रांति, सदाबहार क्रांति के नाम से भी जानते हैं इसको। देखिए, दूसरी हरित क्रांति, मिलता जुलता ही इसका उद्देश्य था। इसका जो अन्य नाम है सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति क्लियर? किसके द्वारा दी गई? प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन के द्वारा, एमएस स्वामीनाथन के द्वारा दी गई। क्या उद्देश्य रखा गया इसका? बस उन उद्देश्यों की पहचान होनी चाहिए आपको। पहला लिखिए, हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित ना होने वाले क्षेत्रों में बीज, सिंचाई, उर्वरक व तकनीक का प्रसार करना, टेक्नोलॉजी का प्रसार करना, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन व शस्य उत्पादन को बढ़ावा देना या समाकलन करना, इसको बढ़ावा देना। अब आप देखिए, पशुपालन आप जानते हो, सामाजिक वानिकी वन से संबंधित है, मत्स्य पालन मछली पालन से संबंधित है, सस्य पालन थोड़ा सा बता देता हूं कि जो पौधे होते हैं उनसे भोजन प्राप्त करना, उनसे तंतु प्राप्त करना, इस प्रकार की जो बातें होती है उसे हम सस्य पालन या सस्य उत्पादन में इसको जानते हैं। इससे संबंधित जो विज्ञान होता है उसको एग्रोनोमी कहा जाता है। एक लाइन लिखिए, से भोजन, ईंधन, चारा व तंतु प्राप्त करना।
भोजन, ईंधन, चारा व तंतु प्राप्त करना। और इससे संबंधित जो विज्ञान होता है, जो साइंस होती है, उसे कहते हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी कहते हैं। तो पौधों से जो भोजन प्राप्त करते हैं, ईंधन प्राप्त करते हैं, चारा प्राप्त करते हैं, वो क्लियर। ये दूसरी हरित क्रांति। एक बात और बता दूं, 2011 के आसपास चावल के क्षेत्र में भी हरित क्रांति को चलाया गया था। एक लाइन लिख दीजिए, भारत में चावल के क्षेत्र में भी हरित क्रांति को प्रारंभ किया गया। हालांकि खाद्यान्न था, गेहूं में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ, और न्यूनतम उत्पादन जो हुआ था वो दलहन में हुआ था। हरित क्रांति से न्यूनतम उत्पादन, सबसे कम उत्पादन, ये दलहन में हुआ था, और सबसे ज्यादा उत्पादन किस में हुआ था? गेहूं। क्लियर? दलहन में हुआ। तो ये आपकी हरित क्रांति हुई, जिसमें मैंने आपको दूसरी हरित क्रांति को भी जोड़कर कुछ बातें की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखें इस चीज का, और एक एक पॉइंट को बहुत ही गंभीरता के साथ करें। कोई भी किंतु परंतु नहीं करनी इसके अंदर। मैंने सब कुछ इसमें समेट दिया है, बाकायदा आंकड़े भी आपको बता दिए हैं। बस इसको अपने दिमाग में बैलेंस में रखिए, कंफ्यूजिंग ना रखें बस। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने हरित क्रांति को विस्तार से पढ़ा। हरित क्रांति के बारे में जो मैंने बताया है, इसका उद्देश्य ये भी है कि आपको इस बात का भी ज्ञान हो कि हमारी जो कोचिंग क्लासेज है या ऑनलाइन स्टडी मटेरियल है, उसमें हम किस तरीके से मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं, ताकि आपको पहचान हो कि ये सारा करवाया जाता है, ना कि पीडीएफ के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाया जाता है। बोर्ड पर आपको करवाया जाता है, आपको नोट्स बनाने होते हैं ताकि आपके जहन में वो समा जाए, और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो तो तत्काल याद आ जाए। नहीं तो पीडीएफ के माध्यम से मुझे नहीं लगता कि आपके दिल और दिमाग पर वो ज़्यादा समय तक बने रह सकते हैं। तो इसी को आधार बनाकर मैंने आपको हरित क्रांति के बारे में विस्तृत जानकारी दी है, ताकि आपको नॉलेज हो सके कि पढ़ाई किस तरीके से की जाती है और करवाई जाती है। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।